अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदाश मियाँ। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर जो निकाह का केस चल रहा है, उसका फ़ैसला आज 1 बजे एक्सपेक्टेड था, लेकिन उसकी टाइमिंग्स को डिले किया जा रहा है। उनकी आज हैट्रिक मुतवक्को थी, इमरान खान साहब के अपने वर्ड्स में, कि हैट्रिक करनी थी कल जज साहब ने, क्योंकि तोशाखाना का फ़ैसला आया, फिर उसके बाद साइफ़र केस का आया। तीसरा निकाह के केस में भी उनको कन्विक्ट कर देना था। बुशरा बीबी और इमरान खान के निकाह को उन्होंने गैर कानूनी करार दे देना था। फ़ैसले को महफूज़ करके नहीं सुनाया गया। वो आज के दिन की 1 बजे की जो टाइमिंग थी, वो भी डिले करके उन्होंने बिल्कुल बल्ले के निशान की तरह सुप्रीम कोर्ट और रात को जो है, जो मामलात उस दिन रहे, और एंड पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ फ़ैसला आ जाता है। इस वक़्त फ़ैसला क्या आता है, किस तरीके से होता है, इसकी प्रेडिक्शन मैंने हमेशा ये बात कही है कि अगर हमारे मुल्क में लॉ फ़ॉलो हो, कॉन्स्टिट्यूशन फ़ॉलो हो, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन यहाँ पर बंद दरवाज़ों के पीछे बातें होनी हैं, और वहीं पे रातों रात एक कानून बना के जिसकी तरफ की हवा है उसको फ़ायदा दे के, जिसको आपने कॉर्नर करने का सोचा हुआ है, तो आप उसको और प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर, उसके खिलाफ फ़ैसले देकर। तो वो इमरान खान के साथ होने के चांसेस उस लिहाज से ज़्यादा हैं, क्योंकि जो भी इन लोगों की मामला चल रहे हैं अदालत के और जजेस के, तो वो देखेंगे। हो सकता है कि बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड हो तो फ़ैसला आ गया हो और वो इमरान खान के खिलाफ हो, लेकिन स्टिल 100% इसकी पॉसिबिलिटी है। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये एक सियासी केस नहीं है, ये बहुत बड़ा केस है। इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी को, उनके निकाह को गैर कानूनी करार देना, इससे बहुत ज़्यादा अपसेट क्रिएट होगा। लेकिन वोटर पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? 2 केसेस की कन्विक्शन के बाद इमरान खान के, क्या वोटर टर्नआउट में कमी आई है? तो इस तरीके की लोगों के अंदर कोई चीज़ नहीं पाई जाती। ये एक इन जनरल इमोशन भी होता है कि जो नहीं भी साथ होगा, वो भी थोड़ा-सा सोचना शुरू कर देगा कि क्यों एक सर्टेन बंदे को इस हद तक आप प्रेशराइज़, और इस हद तक उसके साथ आप गैर कानूनी मामलात कर रहे हैं। तो इस तीसरे फैसले के बाद भी वोटर टर्नआउट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान की जो एग्ज़िस्टिंग लोग हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जो पब्लिक इमरान खान को सपोर्ट करती है, वो रहेगी, और उसमें इंक्रीज़ आने के चांसेस बल्कि ज़्यादा हैं। इलेक्शंस अगर फेयर हो जाते हैं, और इमरान खान की एक वैसे तो वो जो क्वालिटी है कि वो पब्लिक रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन उनकी एक और जो क्वालिटी उनके अंदर है, वो उनका भरोसा है अवाम के ऊपर। 2013 में भी उन्होंने किया था कि जी हम जीतेंगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीतेगी, लेकिन मामला तो उस तरीके से नहीं गए। फिर 2018 में उन्होंने एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ जीतने के बारे में सोचा था कि मेजॉरिटी के साथ इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आएंगे। तब भी मामला तो इस तरीके से नहीं गए, और इस वक्त भी इमरान खान की जो डिमांड है, इलेक्शंस करवाएं, फेयर तरीके से इलेक्शंस करवाएं, बस। डील इमरान खान को ऑफर हुई, और इमरान खान की उसके जवाब में यही बात थी कि नो डील, बस इलेक्शंस होने चाहिए, फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तो उनका जो अवाम के ऊपर भरोसा है, जो पब्लिक के ऊपर उनका भरोसा है, वो एक मेरा ख्याल है उसको दाद देनी चाहिए कि वो स्टिल यही सोच में है कि लोग निकलेंगे, वोट देंगे, और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनके जो आज़ाद उम्मीदवार और इस सारे क्राइसिस के बावजूद उनको जितवाएंगे। खैर, जज मोहम्मद बशीर की जहाँ तक बात है, उन्होंने पहले भी दरख्वास्त की थी कि मुझे जाने दें सर, मुझसे ना फैसले करवाएं इस तरीके के, लेकिन उनसे करवाया। उनकी जो है हेल्थ रिलेटेड लीव थी, और उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का, सॉरी, जो उनका तोशाखाना का जो केस था, उसका उन्होंने उससे फ़ैसला दिलवाया। नवाज शरीफ साहब के वक्त पे भी उन्होंने कहा था कि जी मुझसे ये काम ना करवाएं, तब भी करवाया। इस वक्त उन्होंने फिर से अपनी रिक्वेस्ट की है लीव के लिए कि मुझे 14 मार्च तक, जो उनकी रिटायरमेंट की डेट है, तब तक जाने दें। अब बहुत हो गई, और उसका अभी तक जवाब नहीं आया, बट लेट्स सी। अब तो लगता है कि उनको जाने दें, बट यू नेवर नो कि जो उन्होंने एक माइंड बनाया हुआ है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो उसको उनको उसकी इस वक्त उनकी लीव जज मोहम्मद बशीर की एक्सेप्ट होती है या नहीं। थोड़ी सी हम बैनुल अक़वामी बात भी कर लेते हैं। आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान के मामला बहुत टफ हैं, इमरान खान के साथ जो केसेस चल रहे हैं, फिर जो नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी और जो भी इलेक्शन का इस वक्त ड्रामा मुल्क के अंदर मौजूद है, और जुडिशरी उस स्टेज के ऊपर अपने मर्जी के लोगों को जिस तरीके से पुट कर रही है, जुडिशरी का इस्तेमाल, बेसिकली जुडिशरी खुद तो कुछ नहीं कर रही। तो ये सारे मामला में पाकिस्तानी अवाम का फोकस इस वक्त इंटरनल मैटर्स पे होना बिल्कुल सेंस बनाता है, लेकिन थोड़ी सी बैनुल अक़वामी कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली रिलेट करती हैं, और उसमें है अमेरिका की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिडल ईस्ट में वापस एंट्री। अमेरिका ने जो है 85 डिफरेंट मकामात के ऊपर इराक और सीरिया में हमले किए हैं, और ये जो जगह हैं, ये ईरान बैक्ड जो है मिलिशिया ग्रुप्स के ऊपर उन्होंने किए हैं।
इसकी रीज़न और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जी, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उन्होंने इसका गो अहेड दिया था और उन्होंने इसके बारे में ये कहा है कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है। अमेरिका अभी और जो है ना बड़े सारे प्लान्स कर रखता है इस तरह के अटैक्स का मिडिल ईस्ट में। चंद रोज़ कबल उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फ़ौजी हलाक और मुत्तईद ज़ख्मी हुए थे और जब से गज़ा वॉर स्टार्ट हुई है, ये जो है पहली दफ़ा इस किस्म का अमेरिका के ऊपर अटैक किया गया है। इसमें 2 दर्जन से ज़ायद एहलकार अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। इसका रिएक्शन अमेरिका ने दिया है इराक और सीरिया के ऊपर, ईरान बैक्ड मिलिशिया ग्रुप्स के ऊपर अटैक करके। ये ईरान के ऊपर डायरेक्ट उन्होंने एज अ कंट्री अटैक नहीं किया, बल्कि जो उनके जो बने हुए हैं छोटे-छोटे जहाँ पर ईरान के इस तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं वहाँ पर यूएसए ने स्ट्राइक की है। मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान को वैसे ही खींच लिया गया है, वो इस वॉर का ना चाहते हुए भी हिस्सा है और गज़ा के बाद इस वॉर का इस तरीके से फैलना किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं है। और अमेरिका मिडल ईस्ट में अगर इसको हम देखें तो ऐसा सक्सीड कभी नहीं किया इस तरीके से। हाँ, लेकिन मिडल ईस्ट डिस्ट्रॉय उसने अच्छे तरीके से उसकी उन चीज़ों में इन वॉर्स की वजह से हुआ है, लेकिन अमेरिका का जो कंसर्न और जो उसका इंटरेस्ट रहता है मिडल ईस्ट में, उसका वो डिज़ायर्ड रिजल्ट उसको कभी नहीं मिला। और रिसेंटली जितने भी जो प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं, रेगन हो, बुश और क्लिंटन और जो क्या कहते हैं ओबामा, जो बाइडेन, ट्रंप, इन सब के साथ कोई ना कोई वॉर अटैच्ड रही है। स्पेशली जो बुश थे और जो बुश की एक बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म के वो यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं। और मिडल ईस्ट में यूएसए फिर वापसी करता है कि शायद डिफरेंट रिजल्ट मिले। अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद यूएसए की, मैंने इस बारे में बात पहले की थी कि ये पहली दफ़ा यूएसए डायरेक्टली किसी कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज हुआ है जब से वो अफ़गानिस्तान से गया है। इसराइल ने की तरफ से जो गज़ा में वॉर चल रही है और जो मामलात हैं उसमें रफ़ा जो गज़ा का एरिया है और वो जो लास्ट रिफ्यूज है गज़ा के लोगों का, उधर ऑपरेशन करने की तरफ इसराइल जो है अब उसका प्लान है और नेक्स्ट टारगेट उनका रफ़ा होगा। और उस एरिए में अबाउट 1.9 मिलियन ऑफ गज़ा के जो लोग हैं वो वहाँ पर रेफ्यूज लेकर इस वक्त मौजूद हैं। तो इस तरीके से उधर का अब क्या बनेगा। 27,000 से ज़्यादा सो फार लोगों की जो है वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं और सीज़ फायर इज़ नो वेयर टू बी सीन, अभी तक कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो बैनुल अक़वामी चीज़ के ऊपर नज़र रखनी भी ज़रूरी है क्योंकि वो पाकिस्तान से रिलेट कर रहे हैं ये मामले। ये गज़ा की वॉर हमें दूर नज़र आती है, मिडल ईस्ट की वॉर हमें दूर नज़र आती है क्योंकि मिडल ईस्ट का वर्ड तो हम वॉर के लिहाज से बहुत अरसे से सुन रहे हैं। अभी ये वॉर ईरान के तक पहुंची है, ईरान के बैक्ड ग्रुप्स को यूएस टारगेट कर रहा है, तो क्या ईरान के ऊपर भी डायरेक्ट उसका कोई इंटरेस्ट है पहुंचने का। और पाकिस्तान के साथ उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, पाकिस्तान का ऐसी वॉर अगर होती है तो उसमें क्या रोल होगा, वो कौन सी साइड चूज़ करेगा, वो अपने बॉर्डर को किस तरीके से किन प्रोटेक्शन में लेके आएगा, ये भी एक डिबेटेबल बात है। इसके ऊपर एक डिटेल में आई मेक अ वीडियो, बट ये कुछ चीज़ें वक्त ही आंसर करेगा। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।